गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के 4th यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें है डिस्कशन ऑफ स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ द वेरिएबिलिटी एंड परसेंटेज, 3 अपने टॉपिक कवर होते हैं। तो फर्स्ट आज हम स्टैटिक्स पर चर्चा करेंगे। इसमें आपके 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा और जिसमें आपको थ्योरी पार्ट भी उसका बताना होगा, करना होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, यानी सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी के स्टैटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है राजनीतिक स्थिति। यानी प्राचीन समय में राजा लोग राज्य के कर्मचारियों का हिसाब किताब रखने के लिए, उनकी राज्य की उन्नति के लिए, राज्य के आय व्यय के लिए तथा कर्मचारियों के जो भी वेतन के लिए और जनसंख्या के लिए, इनका हिसाब किताब रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े, जो डेटा कलेक्ट करते थे, एकत्रित करते थे, उन्हीं आंकड़ों को स्टैटिक्स कहा जाता था। यानी आज सांख्यिकी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में हर जगह होने लगा है। सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी वो विज्ञान है जिसमें प्रदत्त का संकलन यानी डेटा कलेक्शन, विश्लेषण यानी उसका एनालिसिस और उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, उसके हम परिणाम पर पहुंचते हैं। डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन से संबंधित नियम का अध्ययन जहाँ किया जाता है, उसको हम स्टैटिक्स कह सकते हैं। सांख्यिकी को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू कैंडल सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह करना, उनका विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। दूसरे हैं क्रॉक्सन एंड द काउडेन के अनुसार सांख्यिकी अध्ययन का वो विषय है जो संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक ढंग से संग्रह करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, विश्लेषण तथा व्याख्या करने में सहायक सिद्ध होता है। उसको हम सांख्यिकी का नाम देते हैं। अब सांख्यिकी में 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी, फिर है वेरिएबिलिटी एंड देन परसेंटेज। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम देखते हैं, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति मापन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी से आप समझ सकते हो कि केंद्रीय माप जब आंकड़ों को आवृत्ति विवरण यानी उनका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तित किया जाता है, तो अगला पद केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना में आ जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को 2 अर्थों में
व्यक्त किया जा सकता है। पहले अर्थ के अनुसार वो एक एवरेज के रूप में होती है, जिसको हम औसत समूह के सभी आंकड़ों में परिवर्तित करते हैं। उसका सभी आंकड़ों का वो प्रतिनिधित्व करता है तथा उस समूह की जो उपयुक्त उपलब्धि है उसका विवरण प्रस्तुत होता है या उसका विवरण देती है। इस प्रकार से दूसरे अर्थ के अनुसार सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति को दो से अधिक समूहों में क्रियाकलाप में विभेदीकरण करने के योग्य बनाती है। उनमें आपस में जो अंतर है वो निकालती है, अंदर उसमें जो अंतर है वो बताती है। यानी 2 and the more groups in terms of the typical performance, अलग अलग से जो अंतर हैं वो निकालना ये दूसरा कार्य होता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मूल्य से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस फ्रीक्वेंसी, उस डाटा को फ्रीक्वेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो मूल्य जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, क्योंकि जो भी मूल्य अधिक से अधिक बार आएगा उसको हम फ्रीक्वेंसी रूप में देते हैं। कितनी बार फ्रीक्वेंट हुआ है, कितनी बारंबार आया है, बारंबारता। साधारण भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय है कि औसत क्या है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति से भाव एक एवरेज से है। गणितीय औसत के लिए प्रचलित शब्द एवरेज है, औसत ही है। इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति को भी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हुए कहा है, जिसमें टाटे के अनुसार ये एक प्रकार की श्रृंखला में मिलित वस्तुओं की औसत या उनका विशिष्ट मान है और जिसका कार्य श्रृंखला को इस औसत मान के रूप में सारांशित करता है, वो उसके ही बारे में बताता है। अब औसत के प्रकार हैं, औसत के विभिन्न प्रकार हैं, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मनोविज्ञानों के अनुसार इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं और शिक्षा के अध्ययन के मुख्य 3 रूप से इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। यानी एवरेज को हम 3 प्रकार से करते हैं। इसमें मीन, मीडियन एंड मोड। आगे हम देखते हैं कि जो ये तीनों प्रकार हैं, इसमें भी जो मध्यमान, मध्य यानी मध्यांक और बहुलांक के अतिरिक्त भी निम्न जो 2 प्रकार से इसकी औसत ज्ञात की जाती है, जिसमें ज्योमेट्रिकली है और हार्मोनिक जो मीन है वो निकाला जाता है। क्योंकि गुणोत्तर भी मध्यमान निकालते हैं और हरात्मक निकालते हैं। इस प्रकार से मध्यमान को ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मीन, मीडियन एंड मोड, एक सेंट्रल जो टेंडेंसी है, जो मध्यमान प्रवृत्ति है, उसको ज्ञात करने की हम विधि, जिसमें हम क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंस, डाटा फ्रीक्वेंस और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड दो। क्योंकि मान लीजिए हम किसी एक क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, किसी एक क्लास की परसेंटेज हमें निकालनी है, तो उस औसत को निकालने के लिए हमारे पास डेटा ग्रुप भी हो सकता है, अनग्रुप भी हो सकता है। तो अनग्रुप का निकालने का
और ग्रुप निकालने के फार्मूले के हिसाब से हम बात करेंगे तो उस प्रकार से जो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति जो रूप है वो सबसे सरल है, क्योंकि मध्यमान साधारण औसत ही होती है। इस प्रकार से दूसरे शब्दों में हम कहें, मध्यमान किसी समूह के प्राप्त अंकों में योगफल के उन अंकों की संख्या में भाग देने से जो भी हमें भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम मध्यमान कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, ये हमने आपको कि स्टैटिक्स क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, और सांख्यिकी के जो एवरेज निकालने में हम मीन, मीडियन एंड मोड की जो हमने चर्चा की है, जो हमें पूरे का जो सेंटर है, पूरे का जो मध्यमान है वो निकालने में हमारी मदद करता है। उस फार्मूले के रूप में डिस्ट्रीब्यूट जितना भी जो फैला हुआ जितना भी डाटा है उस डेटा को कलेक्ट करके उसका क्लास इंटरवल निकाल के उसको फ्रीक्वेंसी में डाल के इसको हम नेक्स्ट पीरियड में न्यूमेरिकल रूप में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। धन्यवाद।